नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का ये एमसीक्यू और थ्योरेटिकल डिस्कशन लेकर के बच्चों आपके सामने आज बारी है कोशिका के इस महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसके पहले हमने बात की है गाल्गी कॉम्प्लेक्स की या गाल्गी एपरेटस की, और आज बारी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, इसके खोजकर्ता कौन है, कितने रूपों में ये पाया जाता है, और कौन कौन से सवाल मध्य प्रदेश के पीएससी में, पीएनएसटी में, नीट में, आरआरबी में पूछे गए, ये सारा डिस्कशन आज के सेशन में हम आपसे करने वाले हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण वो बिंदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आपकी जानकारी से बाहर हैं, आज उनको भी बताएंगे। पहले हम डिस्कशन थ्योरेटिकल करेंगे, जिसको हम लिख करके हमेशा की तरह आपको समझाएंगे, और उसके बाद जब थ्योरेटिकल सेशन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद एमसीक्यू का सेशन, जिसमें आज हम आपसे 8 सवाल पूछेंगे। इसलिए पूरी तन्मयता के साथ हमारे साथ थ्योरेटिकल सेशन में बने रहिएगा, ताकि आपसे वो 8 एमसीक्यू जो सेशन के थ्योरेटिकल सेशन के बाद आएंगे वो आपसे बन पाए। सवाल वही पूछेंगे जो आपके परीक्षाओं में आ चुके हैं या आने की संभावना है। सरल सवाल की उम्मीद ना करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो सरल नहीं होते। कठिन सवालों को करने की कोशिश करें और थ्योरी को गंभीरता से पढ़ें। यदि आप ऐसा करते हैं तभी आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सफलता की आशा भी करें। हमारी यह क्लास एक दिन के अंतराल के बाद आपको मिलती है। आप हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ पाएँ और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। आने वाले समय में पीएससी प्री और फॉरेस्ट की परीक्षाएं संभावित हैं। जल्दी ही हम ऐसे सेशन लाने वाले हैं जो आपकी उन परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उन सवालों को हम जोड़ेंगे जो उन परीक्षाओं के लिए आवश्यक होंगे। इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। उन प्रश्नों की कुंडली हम तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही उसको लाइव सेशन में आपके साथ जुड़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एमसीक्यू और थ्योरेटिकल डिस्कशन, एक सामने आपके स्क्रीन पर चित्र दिख रहा होगा, ये कोशिका का है। कोशिका के सेंटर में एक रचना दिख रही है, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की बाहरी दीवार को ध्यान से आप देखिए, जहां पर हम पॉइंटर लगा रहे हैं, ये कोशिका के नाभिक के बाहरी दीवार है। बाहरी दीवार से कुछ फोल्डेड रचनाएं निकल रही हैं। जरा देखिए, जैसे पाइप को गुचड़ पुचड़ कर दिया गया हो। और ये जो रचना आप देख रहे हैं बच्चों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका अर्थ ही है, एंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा, रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। आगे इसका विशेष अर्थ आपको बताएंगे। तो एक तरफ तो ये देखिए नाभिक से जुड़ी हुई, दूसरी तरफ ध्यान से आप देखेंगे तो इसके ठीक ऊपर जो अभी हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ाया है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ। और गाल्गी कॉम्प्लेक्स का संबंध प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मतलब जो भी प्रक्रिया इधर होगी नाभिक की तरफ, वो सीधा सीधा मैसेज जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा। और चूंकि ये
फोल्ड के रूप में है तो कोशिका को एक आकार भी देगा, एक ताकत भी देगा कि कोशिका जिस रूप में है वो उस कोशिका के रूप में है। बहुत सारे सवाल आज खड़े होंगे और बहुत सारे सवालों का आप उत्तर समझेंगे कि क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। कंकाल वो चीज है जो कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। यदि आपके शरीर में हड्डी ना हो तो आप अमीबा जैसे लटकोगे। इसीलिए आपके शरीर में हड्डी है, बोन्स हैं, और बोन्स को इसीलिए कंकाल कहा जाता है क्योंकि उसी बोन्स के कारण आप एक निश्चित आकार ग्रहण करते हो। इसी तरह से कोशिका को भी एक निश्चित आकार देने की जो जिम्मेदारी है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है। ऐसे बहुत सारे सवाल नीट में पूछे गए, ऐसे बहुत सारे सवाल पीएनएसटी में पूछे गए, पीएससी में पूछे गए, यूपीएससी में पूछा गया कि कोशिका का कंकाल किसको कहोगे। जवाब था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे बहुत सारे सवाल का डिस्कशन आज के सेशन में होने वाला है, तो आप तैयार रहिए इन सारे सवालों का जवाब करने के लिए। पहले हम थ्योरी को विधिवत आपको समझाते हैं। तो चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला पॉइंट लिखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला पॉइंट कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप चाहें तो इसको पूरी तरह से हिंदी में इसको बोलते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज कीथ पोर्टर ने की थी, CHITH, कीथ पोर्टर ने। यह भी मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया सवाल था, सरल सवाल था। और सरल सवाल को भी हम कभी कभी धोखे से नहीं बता पाते। आप याद रखिएगा, पहला पॉइंट हमने सरलतम लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज कीथ पोर्टर ने की थी। दूसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं जो इसकी संरचना से जुड़ा हुआ है। इस पर दो ऑब्जेक्टिव आप पकड़ने की कोशिश करिएगा। वो कौन से दो ऑब्जेक्टिव हैं जो आप जानते हैं या आप कर सकते हैं भविष्य में, या जब सेशन समाप्त होगा तो इस पर दो ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे भी। नलिकाओं का ये नेटवर्क है। नलिकाओं का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी में इसको ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। नलिकाओं का नेटवर्क जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड संरचना, मतलब ये जो रचना आप पढ़ रहे हो ये नलिका रूप में हो। और नलिका की भी विशेषता बता रहा है कि इसके बाहर की जो दीवार होगी वो एक ही सतह की बनी होगी। नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आप कंफ्यूज होते हो कि ये डबल वॉल है कि सिंगल वॉल है। और यहीं पर यदि हम आपसे सवाल पूछ लें कि लाइसोसोम सिंगल वॉल है कि डबल वॉल है, तो आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पीएनएसटी में, नीट में कई बार ये सवाल पूछे गए, बच्चों ने धोखा किया। धोखा मत करिए। लाइसोसोम भी सिंगल वॉल है और ट्यूब्यूल्स जिसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी हुई है ये भी सिंगल वॉल ही होती है। तो चलिए, नलिकाओं का नेटवर्क जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड संरचना होती है, यह कहाँ पाई जाती है? यह साइटोप्लाज्म में। इस चित्र में आप देख रहे होंगे, जरा देखिए, यह रचना कहाँ है? न्यूक्लियस के बाहर है। और न्यूक्लियस के बाहर जो तरल पदार्थ है, इसी तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी कोशिका द्रव्य में ये तरल पदार्थ के अंदर ये रचना पाई जाती है। यही लिख रहे हैं, यह साइटोप्लाज्म में।
पाई जाती है। देखने में यह सीट जैसी दिखती है। अब आप कहोगे साहब ये कौन सी सीट है? चद्दर, चद्दर जैसी दिख रही है। ध्यान से देखो, पट्टी पट्टी दिख रही है, जो हम लोग बरसात में सीट लगाते हैं ऊपर, ऐसी सीट जैसी रचना दिख रही है। ये पट्टी, ये पट्टी, ये पट्टी, जैसे गाल्गी कॉम्प्लेक्स में पट्टी पट्टी समानांतर क्रम में लगी थी, ऐसी ही रचना यहाँ दिख रही है। इसीलिए हमने लिख दिया। एक सवाल ये पूछा गया था कि पट्टी जैसी रचना किसकी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सीट जैसी रचना, यह सीट जैसी, सीट जैसी रचना कोशिका द्रव्य में फैली होती है और एक तंत्र का निर्माण करती है। यह तंत्र एंडोप्लाज्मिक सिस्टम कहलाता है। एक तंत्र बनाएगा और ये जो तंत्र बनेगा बच्चों, ये एंडोप्लाज्मिक सिस्टम का, ये सीट नुमा जो संरचना बन जाती है, ये एक पूरा सिस्टम बन जाता है, इसे एंडोप्लाज्मिक सिस्टम कहते हैं। हो सकता है ये सारी बातें आपकी किताबों पर ना हो, पर ऑब्जेक्टिव में यही चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए इसके जब नोट्स बनाइएगा तो टू द पॉइंट इसी तरह बनाइएगा। इसी तरह से पढ़ना आपका शुरू रहना चाहिए। आजकल 11th 12th में हमारी एक सलाह है कि आप कापियों को उस तरह से मत लिखिए जैसे परीक्षाओं में लिखा जाता है। आप टू द पॉइंट उन चीज़ों को लिखिए, तो इससे दो फायदे होंगे। आपकी परीक्षा जब देने आप जाओगे, चाहे बोर्ड में, चाहे CBSE में, चाहे MP बोर्ड में, किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो, तो आपकी अपने अंदर के भाव की जो बात होगी वो अपने भाव से आप लिखोगे, और जब आप अपने अंदर के भाव से लिखोगे तो एक चीज़ वो अनूठी होगी, किताब की भाषा नहीं होगी। और दूसरी चीज, आपकी तैयारी नीचे से के स्तर से ही कंपटीशन के लिए हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखो, क्योंकि आगे जो कुछ मिलेगा वो कंपटीशन के द्वारा ही मिलेगा। तीसरा, एक सवाल पूछा गया, UPSC में भी पूछा, स्टेट PSC में भी पूछा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना किस संरचना से मिलती जुलती है आपके पास जवाब? कई किताबों में नहीं लिखा है इस बात का जवाब, क्योंकि ये जब गहराई में आप जाओगे तब इसका जवाब मिलेगा। हम लिखे देते हैं तीसरे पॉइंट पर, आप भी लिखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या कोशिका झिल्ली से मिलती है। अंडरलाइन रखिएगा इसको। अब साहब क्यों मिलती है, ये भी तो कारण बताओ। क्योंकि मान लो किताब में लिखा हुआ मिल गया तो आप उस पर रुको नहीं, उस चीज को सर्च करो कि क्यों मिलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती है क्योंकि जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन
फैट और प्रोटीन की बनती है, उसी तरह एंडोप्लाज्मिक का भी निर्माण फैट तथा प्रोटीन से होता है। लो, आपको कारण भी बता दिया कि इसकी संरचना जो होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होगी। जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना फैट और प्रोटीन से बनती है, उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक का भी निर्माण फैट और प्रोटीन से होता है। तो पहले पन्ने पर हमने बता दिया किसने खोज की। यह किस तरह की रचना है? ट्यूबुलर रचना है, नेटवर्क बनाती है, सीट जैसी दिखाई देती है जब एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाती है, और चूंकि एक तंत्र बन जाता है इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक सिस्टम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती जुलती है, क्योंकि जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैट और प्रोटीन से बनती है, उसी तरह एंडोप्लाज्मिक का भी निर्माण फैट और प्रोटीन से होता है। चलिए चौथे पॉइंट पर आपको लिए चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 रूपों में पाई जाती है। इसके 3 रूप हैं साहब। बोले कौन कौन से रूप हैं? एक तो ये नली के आकार की हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्यूबुलर नेटवर्क बनाती है। 3 रूपों में ये पाई जा सकती है, याद कर लीजिएगा। या तो ट्यूबुलर है, आप चाहें हिंदी वाले बच्चे तो इसको लिख सकते हैं नलिकाकार है, या तो दंडाकार या छड़ के आकार के, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्न। छड़ाकार, प्लेटाकार, जो भी आप कहो, छड़ाकार हो सकती है। और सी में हमने कहा कि यह गोलाकार हो सकती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 रूपों में पाई जाती है, या तो ट्यूबुलर है, या सिस्टर्नी है, या बेसिकल के रूप में। अब चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछते हैं। पहले चित्र दिखाते हैं, फिर 5वां पॉइंट आपसे लिखते हैं। यहां से जरा देखिए, यहां पर यह एक तरफ न्यूक्लियस की दीवार से जुड़ा है, देख रहे हैं हम, और दूसरा इसका किनारा बाई मीन्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स से आप ध्यान दे दो तो यहां पर आकर के इंटरकनेक्टिव तरीके से जुड़ जाता है। तो ये हम लिख सकते हैं कि यह एक तरफ से न्यूक्लियस की दीवार से और दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा है। यह कथन सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बाई मीन्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये आकर के गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस वाले पोर्शन से जुड़ता है। याद करिए, इसके पहले सिस और ट्रांस बताया था, सिस वाले से जुड़ा और ट्रांस वाला जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा, तो अल्टीमेटली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ गया। यह कथन सत्य है। यह पूछा गया नीट पर सवाल है, थोड़ा सा गंभीर सवाल है। यही पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं 5वें पॉइंट पर। याद करिएगा, इसको लिखिएगा भी। ER का एक हिस्सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाहरी दीवार से, ज्यादा स्पष्ट रहेगा, बाहरी दीवार से, तथा दूसरा हिस्सा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। चूंकि यह केंद्र से परिधि तक, समझ रहे होंगे, सेंटर टू मार्जिन तक है, केंद्र से परिधि तक फैला होता है, इसीलिए कोशिका को एक निश्चित आकार देता है और कोशिका का कंकाल। अब आप समझ गए हो साहब, ये सेंटर से लेकर के परिधि तक फैला हुआ है, इसलिए कोशिका को एक निश्चित आकार देता है, इसीलिए इसको कोशिका का कंकाल कहते हैं। तो ये हमारा 5वां पॉइंट। तो इसमें हमने सिर्फ 2 पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट बताए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 रूपों में होगा। ट्यूबुलर, सिस्टर्नी, वेसिकल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हिस्सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाहरी दीवार में, जरा चित्र को देखते चलना, आगे और विशेष चित्र हम आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये फैल जाएगा, क्योंकि बाई मीन्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसके कारण ये कोशिका को एक निश्चित आकार देगा, और जब निश्चित आकार देगा तो इसको कोशिका का कंकाल कहा जाएगा। चलिए 6वें पॉइंट पर एक महत्वपूर्ण सवाल, इस पर ऑब्जेक्टिव हम आपसे पूछेंगे। 6वां पॉइंट याद करिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। इसके साथ ही ये था पीएनएसटी और नीट का सवाल, इसके साथ मैमेलियन आरबीसी में भी ईआर नहीं पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल्स में ईआर उपस्थित। कितना महत्वपूर्ण सवाल लिखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में नहीं होगी तो यूकैरियोटिक में जरूर होगी, लेकिन यूकैरियोटिक मनुष्य भी तो है, मैमल्स भी तो है। स्पष्ट लिख दिया कि यूकैरियोटिक में तो होगी एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती। 7वां पॉइंट लिख रहे हैं, ईआर 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ ईआर, और दूसरे को कहते हैं
स्मूथ ईयर। रफ का मतलब होता है खुरदुरी, और इसका मतलब होता है चिकनी। अब 8वें पॉइंट में हम आपको जानकारी देते हैं कि रफ का क्या मतलब होता है और खुरदुरी का क्या मतलब होता है। क्यों इसको रफ कहते हैं, जरा ध्यान से इस चित्र को फिर वापस देखते हैं। इस आरबीसी में अभी तो सब चिकना चिकना दिख रहा है, यदि इसके ऊपर कुछ उभार आपको दिख जाए ऐसे ऐसे, तो जब आप इस पर हाथ लगाओगे तो ये खुरदुरे दिखेंगे। ये जो उभरी हुई रचनाएं हैं ये राइबोसोम की होती है। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर उभरी हुई रचनाएं या राइबोसोम की उपस्थिति होती है, यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। यानी राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। आइए, RER समझ गए आप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरी दिखाई देती है, खुरदुरी दिखाई देती है। अब जो सवाल PNST नीट PSC में पूछा गया, अब आगे वो बात लिखने जा रहे हैं, जरा गंभीरता से इसको देखिएगा। यह अब राइबोसोम होता है तो करता क्या है, यह प्रोटीन का निर्माण, इतना तक तो आप जानते हैं कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इंसुलिन का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इंसुलिन का निर्माण कौन करेगा, RER, इंसुलिन का निर्माण, तथा दूध का निर्माण, जो मेमोरी ग्लैंड में दूध आता है उस दूध का भी निर्माण, दूध का निर्माण। हो सकता है ये चीजें आपकी बुक पर ना हो, इसको अंडरलाइन रखिएगा। इंसुलिन का निर्माण और दूध का निर्माण, या श्रावण, बात एक ही है। या उनका सिक्रीशन बढ़ा दे, या इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा दे, या प्रोटीन का सिक्रीशन बढ़ा दे, प्रोटीन का निर्माण कर दे, ये सारी की सारी जिम्मेदारी RER की है। श्रावण में मदद करती है, तथा अब प्रोटीन का निर्माण कर लिया तो ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन का निर्माण करके अपने पास रख लेगी, अब ये प्रोटीन का निर्माण करने के बाद ये गाल्गी कॉम्प्लेक्स को देगी। उसके पास दो फेज है, सिस फेज और ट्रांस फेज। अब वहां पर पैकेट बनेंगे और सप्लाई चेन को चली जाएगी, लिख लीजिएगा, तथा आवश्यक अंगों तक तो इस पन्ने में हमने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होगी, तो वो यूकैरियोटिक में होगी, लेकिन एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होगी, रफ और स्मूथ। RER राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरी दिखाई देती है, यह प्रोटीन का निर्माण करती है, इंसुलिन का निर्माण करती है, दूध का निर्माण करती है, श्रावण में उसकी मदद करती है और आवश्यक अंगों तक पहुंचाती है। चलिए 9वें पॉइंट पर आपको ले चलते हैं, यह भी चिकनी के बारे में। SER, SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह SER फैट स्टेरॉयड, फैट माने बसा, फैट
स्टेरॉइड अणुओं का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तथा कुछ प्रोटीन का निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट का, स्टेरॉइड के अणुओं का निर्माण तथा कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन का भी निर्माण करती है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि SCR प्रोटीन का निर्माण नहीं करती, कुछ विशेष प्रोटीन का भी निर्माण करती है। ये ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में याद रखिए। सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन का निर्माण करती है ऐसा नहीं है, कुछ प्रोटीन SCR या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करती है। इसके अलावा SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम की सांद्रता, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कैल्शियम की सांद्रता को नियमित करती है, रेगुलेट करती है। तथा मान लीजिए आपने कोई ऐसी दवाई खाई जो उसका एंटी इफेक्ट हो गया या उस दवाई का साइड इफेक्ट हो गया, तो ये साइड इफेक्ट को कम करने या डिटॉक्सिफिकेशन की जिम्मेदारी SCR के पास होती है, याद कर लीजिएगा। तथा दवाई के, या बल्कि लिख लीजिए किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट को कम करने की जिम्मेदारी SCR निभाता है। तो एक सवाल नेट में पूछा गया, PNST में भी पूछा गया, MPSI ने पूछा, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, बायोजेनेसिस का मतलब होता है, बायो का मतलब जिंदा, जेनेसिस का मतलब निर्माण, किसी झिल्ली का जिंदा में बनना मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस है। इसको विस्तार से आगे हम चित्र लाए हैं, उसको आपको समझाएंगे। पहले 10वां पॉइंट लिख दें, शायद आपके समझ में आ जाए। कुछ प्रोटीन तथा फैट सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करती हैं। यह क्रिया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मान लीजिए किसी कोशिका की बाहरी दीवार या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन खत्म हो, तो कहां से? कोशिका के अंदर से ही प्रोटीन तो बनेगी। अब वो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण कर देगा और इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण प्रोटीन के द्वारा हो जाए।
इसी प्रक्रिया को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। बस इतना आप समझ लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। 11वां पॉइंट लिख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य साइटोप्लाज्म तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य तथा न्यूक्लियस के बीच, यानी नाभिक के बीच, न्यूक्लियस के मध्य प्रोटीन का आदान प्रदान करना। अब आपके दिमाग में एक बात, अभी हमने कहा कि एक किनारा इसका कहाँ जुड़ा है, नाभिक की दीवार से, यानी नाभिक के दीवार के अंदर से जो भी मैसेज आएगा, जिस तरह की प्रोटीन के निर्माण का संदेशा आएगा, उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल और गूंजेगा कि कोई भी माता पिता के जो संतान होती है या बच्चा होता है, वो अपने माता पिता से मिलता क्यों है? क्या ऐसी बात है? क्योंकि आप जानते हो कि आपके शरीर का अधिकतम हिस्सा प्रोटीन का बनता है। अब जैसी जेनेटिक्स उसके नाभिक के अंदर है, जैसा क्रोमोसोम है, वैसे ही प्रोटीन बनाने का संदेशा अंदर से आएगा। इसीलिए माँ बाप का चेहरा बच्चे से मिलता है। इस जेनेटिक्स पर एक लंबा डिस्कशन होगा जब हम आपके सामने जेनेटिक्स लेकर के आएंगे। क्यों माता पिता का चेहरा मिलता है, इस पर भी लंबा डिस्कशन करेंगे। किसी की माँ काली है तो बच्चा भी काला हो जाता है, किसी का पिता काला है तो बच्चा काला हो जाता है, गोरे हैं तो गोरे हो जाते हैं। ये सारे मुद्दे जेनेटिक्स के डिस्कशन में आएंगे। ये सब में नाभिक का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कितना योगदान है, ये सब बताएंगे। तो 11वां ये था। 12वां महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने जा रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करती है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कोई दवाई आपने खा ली और कोई दवाई ऐसी खाई जो आपके लिए विषैली है, तो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा तो कौन करेगा? अब तो आप बता सकते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगी। और थोड़ा हम गहराई में चले जाएं, आपसे पूछ ले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का SCR करेगा या RER करेगा, तो करो जवाब। डिटॉक्सिफिकेशन की जिम्मेदारी SCR की होती है। और अंतिम लिख देते हैं, 13वां और महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाती है। स्टेरॉयड हार्मोन्स कोशिका के अंदर पाई जाने वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है। और वो हार्मोन कौन कौन से हैं, याद कर लीजिएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन। जब ये क्लास शाम को 6 बजे लाइव होगी, आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो हम आपसे काम पूछेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन का। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तथा याद कर लेना, ये सभी ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट सवाल है, कार्टिसोल हार्मोन। हार्मोन्स बनाती है आदि महत्व। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देखिए, क्या आपकी किताबों में ये सारी चीजें मेंशन थी?
क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही पूछा जाता है जो आपकी किताबों से हटकर होता है। आप थोड़ा हट के जरूरी जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, इसका एक बढ़िया नोट्स बनाइए, तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कुछ नया करने की बात पूरी होगी। इस पन्ने पर हमने आपको बताया कि एससीआर फैट, स्टेरॉयड अणुओं का तथा कुछ प्रोटीन का निर्माण करती है। इसके अलावा एससीआर कैल्शियम की सांद्रता को नियमित करती है। देखिए कॉर्टिसॉल हार्मोन बना रहा है, कॉर्टिसॉल वहाँ किडनी से निकलता था। किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट हो जाए, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी इसी का है। कुछ प्रोटीन तथा फैट सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करती है। यह क्रिया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य या न्यूक्लियस के मध्य प्रोटीन का आदान प्रदान करना होता है। डिटॉक्सिफिकेशन की जिम्मेदारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है। एससीआर स्टेरॉयड हार्मोन बनाती है। वो स्टेरॉयड हार्मोन एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तथा कॉर्टिसोल महत्वपूर्ण। अब चलिए उन चित्रों के माध्यम से आपको एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा दें ताकि आपके दिमाग में ये बस जाए। ये जरा ध्यान से देखिए, ये केंद्रक है और ये नीली वाली जो है ये केंद्रक की दीवार है, बाहरी दीवार होगी। अब बाहरी दीवार से ये देखिए कनेक्शन जुड़ी है ना। हमने अभी आपसे कहा कि न्यूक्लियस के बाहरी दीवार से ये पट्टी के आकार की रचना है, ट्यूबुलर रचना। देख रहे हैं, ये ट्यूबुलर रचना साहब, ये ट्यूबुलर रचना, ये ट्यूबुलर रचना, ये ट्यूबुलर रचना जुड़ी होती है। और इसी ट्यूबुलर रचना में ये जो रचना है ये कहलाती है ईआर। अब ईआर को हमने दो भागों में बांट दिया था, एक को कहा था रफ और एक को कहा था स्मूथ। रफ इसलिए कहा था कि इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित है। ये देखो गोलाकार रचनाएं जो भी उपस्थित है ये सब रफ की कहलाएंगी, और जो इसके बगल में चिकनी चिकनी उपस्थित हैं ये सब के सब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक किनारा ध्यान से आप देखोगे तो नाभिक से जुड़ा है। अब इसके बाहर आप देखोगे तो यहीं पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा और गोल्गी कॉम्प्लेक्स सीधा जुड़ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो दूसरा किनारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ेगा। अब इस तरह से पट्टी नुमा रचनाएं जो है इसको एक दृढ़ता देती हैं जिससे कोशिका एक निश्चित आकार ग्रहण कर सके। दूसरा चित्र देखें जरा, इसको देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ स्पष्ट रूप से हमने चित्र में शामिल किया कि ये बीच का हिस्सा जो है वो नाभिक वाला, ये देखिए नाभिक की दीवार से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूबुलर सीट शेप रचना, यहाँ जो काले काले धब्बे दिख रहे हैं ये राइबोसोम, और इसी का अगला हिस्सा देखिए ये बिल्कुल चिकना दिख रहा है, ये कहलाता है एसईआर, ये कहलाता है आरईआर। सिर्फ ये वाला चित्र हमने इसलिए शामिल किया है कि आपके समझ में आ जाए कि एसईआर आरईआर कितने भागों से मिलकर के कैसे संरचना में सिमटे होते हैं। ये आप स्पष्ट रूप से जानते हो कि आरईआर क्यों बनता है। आरईआर सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम की उपस्थिति होती है। जब राइबोसोम होगा तो इसमें खुरदुरापन आएगा, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। आगे सारे काम को भी हम तुलनात्मक रूप से आपको पढ़ा देंगे, आप चिंता मत करो। आइए, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हमारे साथ जुड़े होंगे उनको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी। हालांकि हम जब पढ़ाते हैं तो ज़्यादातर इंग्लिश में ही बताते हैं, उसको बीच बीच में हिंदी लिखते हैं ताकि उनको सहूलियत हो जाए। ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदुरी, खुरदुरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और चिकनी खुरदुरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। जब सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति हो दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER डज नॉट कंटेन राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम नहीं होगा। फिर दूसरा हमने लिख दिया इट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट, यह उत्पादित करता है, स्रावित करता है क्या, प्रोटीन एंड फ्यू हार्मोन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उत्पादित करता है प्रोटीन और कुछ हार्मोन भी। इट प्रोड्यूस एक्सपोर्ट
प्रोड्यूस भी करेगा, परिवहित भी करेगा क्या, लिपिड एंड प्रोटीन एंड फंक्शन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। उधर हमने लिख दिया है, हिंदी बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई। कोई भी विषैली चीज आपके शरीर में जाएगी, यदि वो विषैली है, पॉइजनस है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज मेनली कंपोज ऑफ सिस्टर्नी। इसमें मुख्य रूप से सिस्टर्नी पाए जाते हैं। जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए, हम पीछे चलते हैं तो ये जो रचनाएं हैं, ये देखिए, ये जो रचनाएं हैं ये पट्टी के आकार की दिखाई दे रही हैं। इसमें इस रचना को आप याद करिए, हमने गाल्गी कॉम्प्लेक्स के केस में इसको सिस्टर्नी बोला था। ये जो रचनाएं हैं जो ट्यूब बनकर के चपक गई, ये सिस्टर्नी। मेन पार्ट जो होता है ये सिस्टर्नी जैसी होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए, ये कोई ऐसे गोला है, कोई ऐसे गोला है, कोई ऐसा गोला है, मतलब ये ट्यूबुलर पार्ट में है। जरा देखिए, ये ट्यूब के आकार की है। यही चीज हमने इस पॉइंट पर लिखा, इट्स मेनली कंपोज ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, खासकर नीट में तो सवाल पूछता है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये तीन अंतर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप परीक्षा दे रहे हों या 11th 12th, तो भी ये तीन अंतर, यदि महत्वपूर्ण अंतर आपको याद रहे तो इन तीन अंतरों को आप लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संरचना और फंक्शन को हमने अलग अलग कर दिया। एक तरफ संरचना बता दी है, एक तरफ फंक्शन बता दिया। ये भी आपको नोट्स बनाने में मदद करेगा। इट इज इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म। इसका जो उधर मीडियम लिया है हिंदी में, उसका सब का सब अंग्रेजी माध्यम इधर लिख दिया है। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर इंग्लिश में लेक्चर नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए हमने इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया है। इंग्लिश वाले बच्चे इसको पढ़ें। इंग्लिश वाले बच्चे जब इसको पढ़ेंगे तो उनका भी पूरा हो जाएगा और हिंदी वालों का भी पूरा हो जाएगा। तो इरेगुलर होता है नेटवर्क, और सारी एक चीज़ यहाँ गलत लिखी हुई है, ये इट इज इरेगुलर नेटवर्क ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन्स ट्यूब लाइक। ये डबल की जगह सिंगल लिखिएगा। तो सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म इन सेल, इट इज कंटिन्यूअस विद द सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनसाइड. At the outer end, endoplasmic reticulum contains itself with the cell membrane. At the inner end, connected with the nuclear membrane. सारी बातें उधर हिंदी में डिस्कशन हो चुका है. It is two type, rough and smooth endoplasmic reticulum. It appears rough when the particles like ribosome are attached to it and appear smooth without the function. It may function to perform the supporting framework of the cell. It also serves as pathway for the distribution of material, protein, fat, and one part cell to other. Due to presence of ribosome, protein and lipid are synthesized. The rough endoplasmic reticulum with help of regenerating cell membrane. The process is known as membrane biogenesis. यहाँ membrane biogenesis की अच्छी तरह से परिभाषा हमने लिख दी है, इसको आप पढ़ लीजिए। अब चलते हैं हम MCQ सेशन पर। अभी हमको आपसे 8 सवाल पूछने हैं, आप तैयार हो जाइए। और पहला सवाल हम लिख रहे हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस अर्थात कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, नाभिक, न्यूक्लियस,
बी ऑप्शन दे रहे हैं ER, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट और डी ऑप्शन दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस अर्थात कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, नाभिक करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है या माइटोकॉन्ड्रिया करता है। दूसरा सवाल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है ए SCR में, बी RER में, सी बोथ में और डी। हमने पूछा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कहाँ होगा, SCR में, RER में, दोनों में या किसी में नहीं। तीसरा सवाल आपसे पूछ रहे हैं किसी भी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण और परिवहन निम्न में कौन करेगा, ए RER, बी SCR, बोथ, डी। हमने पूछा है, सोच समझ कर जवाब करिएगा, किसी भी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण और परिवहन निम्न में से कौन करेगा, ये जवाब पूछा है हमने। सही उत्तर करने की कोशिश करिएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका द्रव्य तथा नाभिक के बीच कनेक्टिंग लिंक है। ए में लिखिएगा RER, बी SCR, सी बोथ और डी नन। कोशिका द्रव्य और नाभिक के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, जोड़ने वाला कौन है, RER है, SCR है कि दोनों हैं कि कोई नहीं है। 5वां सवाल, कोशिका का स्केलेटन कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या वो ER है, क्या वह
गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, और डी क्या ए एंड सी है। कोशिका का कंकाल किसको कहोगे? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या ए और सी को। छठवां सवाल आपके लिए, लिपिड की सिंथेसिस कौन करता है? ए RER, बी SER, सी बोथ, और डी। छठवें सवाल में हमने पूछा कि लिपिड की सिंथेसिस कौन करेगा? RER करेगा, SER करेगा, बोथ करेगा, या नन करेगा। सातवां सवाल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। यूपीएससी में पूछा गया यह सवाल है, सोच समझकर जवाब करिएगा। यूकैरियोटिक में जीवों में प्रोकैरियोटिक जीवों में ए एंड बी दोनों में, और डी यूकैरियोटिक में सिर्फ मैमेलियन RBC को छू। सातवें सवाल में हमने पूछा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है यूकैरियोटिक जीवों में, प्रोकैरियोटिक जीवों में, ए और बी दोनों में, या यूकैरियोटिक में सिर्फ मैमेलियन RBC को छोड़कर। और अंतिम सवाल आज के सेशन का 8वां सवाल, ER की रचना है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसकी रचना एक लेयर से मिलकर के बनी है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। बी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउंड है, और डी में दे दिया। तो ये 8 सवाल भी आपसे हमने पूछे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रचना कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है कि ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउंड है कि नन है। अब उत्तर की बारी है, चलिए उत्तर पर आपको लिए चलते हैं। पहले प्रश्न का जवाब था कि इसका जवाब था कि मेम्ब्रेन सिंथेसिस अर्थात कोशिका झिल्ली का निर्माण या बायोजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अभी पढ़ाया है उधर, सिर्फ SER
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तीसरा सवाल, किसी भी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण और परिवहन। आपको याद होगा कुछ प्रोटीन एससीआर भी बनाता है। ज़्यादातर बच्चों ने, जब हमने इसके पहले एक ऑफलाइन में सवाल पूछा था, ज़्यादातर बच्चों ने कहा था कि साहब आरईआर करता है, लेकिन यहाँ पर सही जवाब इसका सी होगा, बोथ। कोशिका द्रव तथा नाभिक के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन हो सकता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब दोनों हो सकता है, इसलिए इसका भी जवाब बोथ होगा। 5वें सवाल पर कोशिका का स्केलेटन किसको कहा जाता है? इसको भी हमने विस्तार से उधर समझाया है, वो हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 6वें सवाल पर हमने पूछा कि लिपिड की सिंथेसिस कौन करता है? तो 6वें सवाल का जवाब भी आप कर पाए होंगे। यदि आपने पूरे थ्योरी के सेशन को ईमानदारी से अटेंड किया होगा तो कर पाए होंगे। उसको भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाई जाती है? तो यूकैरियोटिक जीवों में, प्रोकैरियोटिक जीवों में, ए और बी दोनों में सिर्फ यूकैरियोटिक में सिर्फ मैमेलियन आरबीसी यानी डी इसका सही जवाब होगा। अंतिम सवाल था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रचना सिंगल बाउंड है, डबल बाउंड है, ट्रिपल है, नन है। अभी हमने उसको समझाया है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड रचना है। तो ये आज के थे सवाल। बच्चों अब चलने का हुआ समय। कैसा लगा सेशन ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थ्योरी का सेशन कैसा लगा ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पढ़ने के बाद आप अपने कमेंट जरूर भेजा करिए। अब अगला सेशन 1 दिन के ब्रेक के बाद फिर आपको नए वीडियो के साथ, कुछ नए ऑर्गेनल के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय और नमस्कार।